अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ राना ताहिर हैं जो हमारे रोज़नामा बोल के रेजिडेंट एडिटर हैं इस्लामाबाद के। और आज की जो बड़ी ख़बर है वो है परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से फ़ैसला। जब से ये फ़ैसला आया पिछले 8-7 घंटों से मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों पर बात हो रही है। कुछ लोग इसे करार दे रहे हैं कि ये शायद एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तान फ़ौज का रद्द-ए-अमल भी आया जिसमें उन्होंने भी कहा है कि वो ये समझते हैं कि ये शख्सी बुनियादों पर किया गया है और उजलत में किया गया है और शदीद इज़्तिराब और गुस्सा पाया जाता है पाकिस्तान की फ़ौज में। जो बहुत सारे सियासी रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जी ये संगे मील है ये फ़ैसला और बड़े इसके दूररस नताइज होंगे। बल्कि एहसन इकबाल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इस तरह के फ़ैसले आज से 40-50 साल पहले हुए होते तो शायद मशरक़ी पाकिस्तान ही अलहदा ना होता। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जमहूरियत ही सबसे बड़ा इंतकाम है और वकला भी इस हवाले से हमें उनमें भी एक तकसीम नज़र आती है। ये बहरहाल ये जो भी फ़ैसला है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए कि क्यों पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से ये रद्द-ए-अमल आया है कि इस फ़ैसले पर बड़ा शदीद इज़्तिराब है, ये उस वक्त तक आप नहीं पहुंच सकते किसी भी नतीजे पर जब तक आप पूरी इसकी हिस्ट्री को नहीं देखते कि ये मामला था क्या। क्योंकि इरफान कादर साहब को मैं सुन रहा था, वो उन्होंने कहा और बिल्कुल बजा तौर पे कहा कि अदलिया इस सारे मुकदमे में एक फ़रीक थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो कुछ भी किया, ये जो एमरजेंसी लगाने की बात हुई, जो मुकदमा है, इसका जो डायरेक्ट इसका जो निशाना था वो अदलिया थी। तो अब अदलिया ने ही फैसला करना है सारे मामले का। तो एक जो अगर मुतासरा फ़रीक ही, एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है, वो फ़रीक जो एक यानी वो लोग जो इसमें फ़रीक हों, उनसे मुताल्लिक हो ये सारा फ़ैसला, तो वो तो बहुत ज़्यादा उनको एहतियात करनी चाहिए फ़ैसला करते वक्त। तो जिस तरह ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे जो फ़ैसले हैं उनमें ये नहीं होता कि शॉर्ट आर्डर पहले आ जाए और डिटेल जजमेंट बाद में आए। ये होता है कि पूरे का पूरा फ़ैसला आता है। मैं आज इसको आपकी जो पूरी इसकी जो कंट्रोवर्सी है, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मैं आपको पूरा समझाने की या हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये मामला है क्या। लेकिन जो रिसेंट ये जो सारा मामला, इसमें जो तेज़ी आई, वो मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब का, जो उन्होंने तकरीर की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप ताकतवर लोगों का जो है परसेप्शन ये है कि ताकतवर लोगों के साथ ट्रीटमेंट और है, और अदलिया से ये कहा कि और आप इस मामले को, इस परसेप्शन को दुरुस्त करें और एग्जेक्टिव से आपको जो मदद चाहिए वो हम दे सकते हैं। उसका जवाब दिया था जस्टिस खोसा साहब ने। ये जो रिसेंट अभी जो पिछली जो तेज़ी है 1-2 हफ्तों की, इसकी वजह ये गुफ्तगू थी। सुनिए ज़रा क्या फरमा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। आपको याद नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो साहब, वो उनका मुकदमा का फैसला होने वो जा रहा है। अब ये जो चीफ जस्टिस साहब जिक्र कर रहे थे परवेज़ मुशर्रफ साहब का, लेकिन ये जो उन्होंने हाथ हिलाए, ये एक ऐसा एक तासुर था, एक ऐसा ये जेस्चर था जिससे इस बात का इजहार हुआ। लोगों ने इससे प्रिज्यूम किया कि ये फ़ैसला भी वैसा ही आ रहा है जिस तरह उन 2 वज़राए आज़म के हवाले से किया गया जिसका ज़िक्र चीफ जस्टिस साहब ने किया। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब तो ये मुकदमा नहीं सुन रहे थे, ये मुकदमा तो 3 जज थे जो सुन रहे थे लाहौर हाई कोर्ट में। एक स्पेशल बेंच था, वो खसूसी बेंच था, तो इस्लामाबाद का। तो फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो उन्होंने जेस्चर दिए, उससे तो यही तासुर आया, एक परसेप्शन उभरा, और फ़ैसला जब आया तो वही आया जिसका लोगों ने अंदाज़ा लगाया था कि ये फ़ैसला ये आएगा। अब ये चीज़ें डेफिनेटली अदलिया है, हमारी काबिल एहतराम इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये कोइंसाइड कर गई हैं गालिबन, जिसकी वजह से एक परसेप्शन ये उभरना शुरू हो गया कि अदलिया और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान एक इशू है,
परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। ये जो चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से क्या उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस से परवेज़ मुशर्रफ साहब झगड़ा था, क्यों ये सब कुछ हुआ, मैं अगर आप इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, जो रेफरेंस था मैं उसकी तफसील भी बताता हूँ। लेकिन 26 फरवरी 2007, फरवरी 22, 23, 24 फरवरी इन दिनों में अमेरिका के नायब सदर डिक चेनी ने पाकिस्तान का दौरा किया, और वो जो दौरा था उसकी खबर उस वक्त लीक हुई जब डिक चेनी यहाँ से चले गए थे, जिसमें ये कहा था डिक चेनी ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को, ये रिपोर्टेड है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी रिपोर्टेड है, पाकिस्तान के मीडिया में भी रिपोर्टेड है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे हाथ में ये खबर का प्रिंट आउट है, जिसमें वॉर्न किया डिक चेनी ने प्रेसिडेंट मुशर्रफ को उस वक्त कि आपके साथ बहुत बुरा सलूक होगा, और पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है या आप जो कर रहे हैं उसको हम ये समझते हैं कि उससे अलकायदा और तालिबान मजबूत हो रहे हैं। और क्या कर रहे थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने जो कबायली इलाका के जो लोग हैं, ट्राइबल जो एल्डर्स हैं, उनके साथ एक अमन का मुआहदा किया था परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये यकीन दिलाया अमेरिकन को कि जंग जो है मसले का हल नहीं है, बातचीत से मसला हल होगा, और ट्राइबल जो एल्डर्स हैं, जो कबाइल हैं, उनके साथ हम एक राजीनामा करते हैं, और उस राजीनामा के नतीजे में अमन कायम होगा और हम दहशतगर्दों को पकड़ सकेंगे। ये बात उन्होंने 1 साल पहले कही थी, 2006 में, जिस वक्त वो प्रेसिडेंट बुश से मिले थे। लेकिन डिक चेनी ये उन्हें बताने के लिए आए कि आपने जो कुछ किया उससे अलकायदा और तालिबान मजबूत हो गए हैं, आप जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की फ़ौज इस जगह पर, इस खित्ते में कत्ल गारत नहीं चाहती थी, एक पीसफुल एग्रीमेंट की कोशिश कर रही थी। डिक चेनी ने कहा कि ये इसके आपके साथ जो होगा फिर वो बहुत बुरा होगा। मार्च में आ जाते हैं, इससे 2 हफ्ते बाद ही एक रेफरेंस था जो पेश किया गया जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़, सदारती रेफरेंस, जिसके मेरिट पर, जिसके कंटेंट पर कभी बात नहीं हुई। सीधा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अप्रोच किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इसकी कार्रवाई का इख्तियार नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, फुल कोर्ट ने यह मामला टेकअप कर लिया। खलीलुर रहमान रमदे साहब सीनियर मोस्ट जज थे, और उन्होंने ये सारा मामला अपने हाथ में लिया, और जो मेरिट था, जो इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जो झगड़ा था, जो जो जुडिशल जो ये रेफरेंस के मुताबिक कि अरसलान इफ्तिखार साहब जो चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे थे, उन्होंने 3rd डिवीज़न में ग्रेड C में FSC किया था। बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज में वो दाखिला लेना चाहते थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो चीफ मिनिस्टर साहब से गुफ्तगू हुई, उसके नतीजे में 639 उनके मार्क्स थे, और जो मेरिट था वो 750 का था। उनको खसूसी एडमिशन वहाँ पर दिया गया बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज में। जब उन्होंने अपनी मेडिकल की तालीम कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद उनको वो बलूचिस्तान में उनकी तकर्री तैनाती की कोशिश की गई। वहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, एज ए सेक्शन अफसर, बताया गया कि वहाँ पर वो जगह मौजूद नहीं है, तो फिर ये समरी तैयार की गई कि उनको FIA में भेज दिया जाए। उनको ग्रेड 17 में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, लेटर्स हैं, इनकी तारीखें हैं। उनको 2005 में ग्रेड 17 में असिस्टेंट डायरेक्टर FIA लगा दिया गया। तसव्वुर करें कि एक बच्चा जो 3rd डिवीज़न है, ग्रेड C है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकता, लेकिन चीफ मिनिस्टर की हदायत पर उसका दाखिला हुआ, क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहब का बेटा है। और फिर उसके बाद उनको असिस्टेंट डायरेक्टर FIA में रखा गया, फिर उसके बाद वो डिप्टी डायरेक्टर FIA में। और जो असल झगड़ा शुरू हुआ वो ये था कि ये चाह रहे थे चीफ जस्टिस साहब उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से कि बाकायदा तौर पे उनकी जो सर्विसेज हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट से उधर जम हो जाए। ये एक बहुत बड़ी वजह थी। मैं आपको सिर्फ एक ये वजह बता रहा हूँ। जब ये रेफरेंस फाइल हुआ तो उस पर एक हंगामा खड़ा हो गया, और उस पर ये जो जिसको ये कहा जाता है कि ये
बहाली अदलिया तहरीक थी ये सारी की सारी, अगर उसको हम अगर गौर से देखते हैं उसमें, तो उसमें ये पता चलता है कि जो एफिडेविट्स अदालतों में पेश होने थे, जिस तरह से सारे का सारा मामला हुआ, उस वक्त भी एक एफिडेविट अदालत में सबमिट नहीं हुआ और वो जनरल इशफाक परवेज़ कियानी का था। बहरहाल मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया। अमेरिका ने, डिक चेनी ने ये कहा था कि जो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं ट्राइबल एरिया में लोगों के साथ, इससे तालिबान मजबूत हो रहे हैं, इससे अलकायदा मजबूत हो रही है, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। और जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, जिनके बारे में जो मैंने आपको सिर्फ एक चार्ज बताया, बाकी एक पूरी तफसील है जो मैं नहीं इस वक्त नरेट करना चाहता। ये जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, उस पर फिर एक बाकायदा एक पूरी तहरीक चली। मीडिया के कुछ लोगों ने उसको जिस अंदाज में पेश किया और जिस तरीके से वो लेके आए, फिर उसके बाद ये बात भी रिकॉर्ड पर है अमरीकी रहनुमाओं की तरफ से, एम्बेसडर हॉलब्रुक के ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि जिसमें वो फिर सेक्रेटरी क्लिंटन का पैगाम पहुंचाने आए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जब बन चुके थे कि इसमें अमेरिका का एक हाथ है। और जिस वक्त अमेरिका गए थे इफ्तिखार चौधरी साहब अपनी माजूली के बाद, तो अमेरिका के चीफ जस्टिस ने उनको मिस्टर चीफ जस्टिस कहकर पुकारा था। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक उस मुकदमे की, उस सारे वाक़े की ये तारीख़ है जिस पर ये सारा मामला शुरू हुआ। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ को जो प्रॉब्लम आ रही थी उस वक्त, जो एक और बात मैं थोड़ा सा इसको, आप समझदार हैं, सब लोग समझते हैं बातों को, अमेरिका हर शोबे में मुख्तलिफ लोगों को ट्रेनिंग देता है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो जाते हैं वहाँ पर अमेरिका में, सालाना की बुनियाद पर जाते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है, 2-2, 3-3 महीने वहाँ पे वो रहते हैं, बॉस्टन में रहते हैं, वाशिंगटन जाते हैं और उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, अमेरिकन्स उनके साथ मिलते हैं। हर महकमे में, हर शोबे में अमेरिका के बहुत उनकी रूट्स हैं, बहुत बड़ी रूट्स हैं। और देखें पिछले दिनों पाकिस्तान की फ़ौज ने एक ब्रिगेडियर को भी गिरफ़्तार किया और एक सर्विंग वो एक जनरल थे, उनको भी, उनका रैंक भी लेफ्टिनेंट जनरल का था, उनको भी पकड़ा जासूसी के इल्ज़ाम में। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई भी शोबा महफूज नहीं है, किसी भी शोबे में जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो मौजूद है। और इस वक्त भी एक ऐसी ही सूरत हाल है पाकिस्तान की। इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज निशाना है। पाकिस्तान की फ़ौज वो काम कर रही है जो पाकिस्तान की रियलिटीज़ के मुताबिक उसे करना है। पाकिस्तान की फ़ौज CPAC की गारंटर है, अमेरिका CPAC नहीं चाहता। पाकिस्तान की फ़ौज कश्मीर पर एक मौक़िफ़ लेके बैठी है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कश्मीर को बेच दिया गया, और अमेरिका ये कहता है भारत के साथ मिलकर कि कश्मीर का मामला आप ख़त्म कर दें और इसको जो भी इसका जो आउटकम है वो अमेरिका और हिंदुस्तान की ख्वाहिशात के मुताबिक आप कर लें। इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज एक निशाना है 5th जनरेशन वॉरफेयर का। 2 फैसले आए पिछले 2-3 दिनों में, अब मैं उस पर आ रहा हूँ, उस पर करंट पे। बीच का बहुत सारा हिस्सा आप लोग जानते भी हैं, मैं उसको नरेट नहीं करना चाहता। तमाम इदारे हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमारी जुडिशरी भी हमारे लिए मोहतरम है, हमारी फ़ौज भी हमारे लिए मोहतरम है, और पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि इन इदारों के ख़िलाफ़ हम कोई बात नहीं कर सकते। पिछले 2 दिनों में फ़ैसला आया, एक जो हमारे इस वक्त सर्विंग आर्मी चीफ़ हैं उनके हवाले से कि इनकी मुद्दत मुलाजमत का तयन किया जाए। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा कि 4 आइन बने लेकिन मुद्दत मुलाजमत का तयन नहीं किया गया, इसलिए कि शायद ये जो हमारे लॉ मेकर्स थे उनकी ख्वाहिश ऐसी थी। बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं उनके लिए मुद्दत मुलाजमत का तयन इसलिए नहीं किया जाता कि वो डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पे, उन ऑफिसेस की सेंसिटिविटी की वजह से कि वो जिस वक्त चाहें उनको रिप्लेस कर लें, जिस वक्त चाहें किसी और बंदे को ये फ़र्ज़ दे दें अगर वो महसूस करें तो। जिस तरह मिनिस्टर्स हैं काबीना के, जिस तरह गवर्नर्स हैं, ये एक डेलिबरेटली शायद ये छोड़ा गया। लेकिन
जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ वो ये था कि शायद ये इसलिए नहीं किया गया कि आर्मी चीफ एक बड़ा ताकतवर होता है, और इसलिए शायद कि ये अदालत के सामने पहली दफ़ा आया, और शायद ये इसलिए कि आर्मी चीफ के मुद्दत मुलाजमत की कोई तयन नहीं कर सकता। एक ऐसा परसेप्शन मीडिया में बना, ख़बरें इस अंदाज में लगाई गई, चीज़ें इस तरह से लगाई गई कि जैसे फ़ौज की जो तकर्री है आर्मी चीफ की वो इतना पावरफुल है कि उसको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट कोई भी उसको रेगुलेट नहीं कर सकती, और ये कहा गया कि पार्लिमान इसको रेगुलेट करे। और आज जो जजमेंट आई, एक आर्मी के साबिक सरबराह को गद्दार कहा गया। अब आर्मी के साबिक सरबराह को अगर आप गद्दार कहते हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं हमारे उन जवानों को? क्या मैसेज आप दे रहे हैं हमारी उस सर्विस को जो अपने चीफ के एक इशारे पर इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार है, अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? ये जो मुल्क बचा है इसमें डेफिनेटली हर इदारे ने अपना खून दिया है, हमारी पुलिस ने भी अपना खून दिया है, हर पाकिस्तान के 70,000 लोगों ने भी रिसेंट जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें खून दिया है। लेकिन फ्रंट लाइन पे हमारी फ़ौज है, हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, ये हमारे एयरफोर्स के वो बहादुर जवान थे जिन्होंने उस इंडियन जहाज को, 2 जहाज़ों को मार गिराया जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए आ रहे थे, जो पाकिस्तान में बॉम्बिंग के लिए आ रहे थे। रोज़ाना LOC पर कितनी जगहों पर शेलिंग होती है, उसको पाकिस्तान की फ़ौज के जवान उसको रोकते हैं। उनके सालार को यह कहना कि वो गद्दार हैं, और इस पर एतजाज़ साहब ने दोनों फैसलों पर यह कहा कि ये उजलत में हुआ है। जो फैसला आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर हुआ वो भी उजलत में किया गया, उस पर कोई बड़ा बेंच बना देना चाहिए था, अमाइकस उस पर होने चाहिए थे। ये एक इतना ऐसा एक मामला था जिस पर सैर हासिल बहस होती, उसके बाद लेकिन एक ड्रामा क्रिएट किया गया। 3-4 दिन पहले आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन थी या उनकी रीअपॉइंटमेंट थी, उससे पहले ये जो एक ड्रामा क्रिएट करके पाकिस्तान की अफवाज के बारे में क्या मैसेज दिया गया पाकिस्तान में? क्या ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में दुश्मन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता? और आज जो फैसला आया है, हाई कोर्ट रोक चुकी है, स्पेशल कोर्ट कहती है हम नहीं मानते इसको, यानी, और फिर डिटेल जजमेंट बाद में आएगी। ऐसे मुकदमों में डिटेल जजमेंट ही आती है, शॉर्ट ऑर्डर की क्या जरूरत थी? उस पर मुसल्लह अफवाज का जो रद्द अमल है वो समझ में आता है, लेकिन मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है इस हवाले से। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की इज्जत पाकिस्तानियों के दिलों में इतनी ज़्यादा है कि आप फैसला कहीं से कुछ भी हो जाए, हमारे जवानों के लिए, हमारे जर्नैलों के लिए, हमारे शाहीनों के लिए, हमारी नेवी के लिए जिस तरह पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं और जिस तरह वो उन पर एतमाद करते हैं, ये फैसला उनके उस एतमाद को तोड़ नहीं सकता। राना साहब, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? जी समी साहब, बारिश है भाईजान कि मैं साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये जो कुछ हो रहा था कुछ अरसे से, इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान ने नहायत सब्र का मुजाहरा किया, और आज ये जो रद्द अमल उनकी तरफ से आया है समी साहब, मैं समझता हूँ कि ये रद्द अमल आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के जवान, ये रद्द अमल जो आया है अफवाज पाकिस्तान का समी साहब, ये जारी करने से पहले पाक फ़ौज के सरबरा ने एयर चीफ़ और नेवल चीफ़ से भी बात की। ये तीनों मुसल्लह अफवाज की तरफ से रद्द अमल है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपने जो आगाज़ में बताया कि ये मसला शुरू कहाँ से हुआ, समी साहब, क्या ये कोई ढकी छुपी बात है कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अदालत उज़्मा को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, आप देखें वो क्या करते थे, कहीं वो प्रोटोकॉल के तकाजे करते थे, मुझे वो गाड़ी दी जाए जिसमें चीफ मिनिस्टर बैठता है, लाहौर मैंने आना है, मैं उस गाड़ी में बैठूंगा, कभी कुछ। तो उस मौके पर, और आपने बिल्कुल सही बात की कि वो रेफरेंस जो है उसके मेरिट्स पे तो बात होनी चाहिए थी। और फिर अरसलान इफ्तिखार साहब जो थे, अरसलान इफ्तिखार साहब की करप्शन की दास्तान जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई तो कहाँ गई वो, क्या बना अरसलान इफ्तिखार का? कौम जानना चाहती है आज भी कि अरसलान इफ्तिखार को क्या सजा हुई, क्या बना अरसलान इफ्तिखार की उस चोरी की वारदात जो उसने करप्शन की थी। तो समी साहब,
ये जो तरीक़ाकार अपनाया गया, देखें बिल्कुल मैं आपको बताऊं, इरफान कादर साहब सही कह रहे थे कि जो 3 नवंबर की इमरजेंसी थी उसको आप आइन की मुअत्तली या मनसूखी नहीं कह सकते, क्योंकि सारे आइनी अदारे आइन के मुताबिक काम कर रहे थे। तो हमीद साहब, ये जो आर्टिकल 6 है ये लगाने के लिए आइनी तरीक़ेकार भी इख्तियार नहीं किया गया। आइन सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना है, वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी नहीं ली गई। नवाज शरीफ की हदायत पर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा बना दिया गया। और उसके बाद आगे क्या है कि देखिए, आज ये ऐलान नहीं हुआ किसी तरफ से भी, अदालत की तरफ से किसी को आगाह नहीं किया गया था कि आज परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। अदालती रवायात हैं कि भाई इस तरह के मुकदमात के जब फैसले अदालतें सुनाती हैं तो तारीख मुकर्रर करती हैं कि फ़लाँ तारीख को हम फैसला सुनाएंगी। आज के बारे में किसी को नहीं बताया गया था कि आज ये फैसला आ जाएगा। तो ये, और फिर जो आपने बात की है कि इस्लामाबाद की अदालत आलिया इस हवाले से वाज़े हुक्म दे चुकी है, और हम तो नहीं समझते, ज़ाहिर है वो भी जज साहबान बड़े मोहतरम हैं जो खसूसी अदालत के जज हैं, उन्होंने साफ कहा कि जी हम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म लागू नहीं होता। तो ये जो सारी सूरत हाल है समी साहब, वो भी फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने दिया था, जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे। तो अब ये जो सिलसिला, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये फैसला ना सिर्फ गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर इंसानी है। समी साहब, एक आप देखें कि एक बंदा मौजूद नहीं है, फौजदारी सारे, अब बेशतर वकला के इस बारे में यही राय है कि फौजदारी मुकदमात में मुल्ज़म अगर मौजूद ना हो, आपने उसको हक़ के दिफा से महरूम कर दिया। एक और सवाल मैं यहां से करता हूं आपसे, मुझे इसका जवाब दें। कन्विक्टेड नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर, अदालत ने भेजा, जुज़ियात अदालत ने तय की चलें। शहबाज शरीफ साहब ज़मानत पे हैं, इतने बड़े बड़े चार्जेस हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, मुल्क से बाहर हैं। तारी साहब की बेल हुई, वो भी कराची में आराम से अदालत ने रिहा कर दिया। आज खुर्शीशा साहब, वो भी रिहा। फरियाल तालपुर साहबा, जाली बैंक अकाउंट केस, वो भी रिहा। मरियम साहबा का 7 दिनों के लिए पाबंद कर दिया वफाकी हुकूमत को कि जवाब दें ECL से नाम निकालने के लिए। हमजा शहबाज की भी अब पटिशन आ रही है। परवेज़ मुशर्रफ भी गद्दार, और कमर जावेद बाजवा भी 6 महीने में फारिग, लेजिस्लेशन करें। ये फैसलों में, अगर हम फैसलों को देखते हैं, आप देखें, मैं अर्ज़ करूँ, कल भी हमने इस पर बात की थी कि ये जो आर्मी चीफ की तकर्री और एक्सटेंशन के, अच्छा, मैं, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है कि ब्रेक लेनी है, नाज़रीन हम जब वापस आते हैं तो ये बहुत ही अहम मसला है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वो लोग जिन पर करोड़ों अरबों की करप्शन के चार्जेस हैं, वो तो मज़े उड़ा रहे हैं और उनको हर तरह से रिलीफ मिल रहा है। उनके बच्चे बाहर हैं, उनको वापस लाने के लिए अदालत कोई हुक्म भी नहीं दे रही। लेकिन जो पाकिस्तान की फ़ौज के साबिक और हाजिर सर्विस जो सरबराह हैं, उनके हवाले से जो फैसले आए हैं, इन्होंने एक ख़ास किस्म का माहौल क्रिएट किया। इस पर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया में नहायत अहम मामला आज जो सामने आया, जो जजमेंट आई स्पेशल कोर्ट की, परवेज़ मुशर्रफ साहब को उसमें सज़ाए मौत दी गई और ये कहा गया कि उन्होंने गद्दारी का जुर्म किया है। ISPR ने जो अपना प्रेस रिलीज़ जारी किया GHQ में एक मीटिंग के बाद, उसमें मुसल्लह अफवाज की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया। 3-4 चीज़ें जो बड़ी अहम है, उसमें यह कहा गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे, वो कभी गद्दार नहीं हो सकते। ये भी कहा गया कि अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियादों पर की गई है और जो स्पेशल कोर्ट भी बनाई गई उसके लिहाज से भी कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, आइनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। और ये उम्मीद ज़ाहिर की है पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने कि इंसाफ मिलेगा और जो आला अदलिया है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगी। शख्सी, इसमें एक ज़िक्र किया गया है शख्सी बुनियादों पर। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले
आपको बताया इस सारे रेफरेंस का जो सारा जो झगड़ा था परवेज़ मुशर्रफ साहब का अदलिया के साथ, जिसकी वजह जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बने थे। ये कभी हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतने आला ओहदों पर फायज़ लोग इन छोटे छोटे मफादात की खातिर पूरे मुल्क का, पूरी कौम का मुस्तकबिल जो है उसको आग में झोंक देंगे। अरसलान इफ्तिखार उनका बच्चा था, बड़ा प्यारा बेटा था, जैसे किसी बाप को अपना बच्चा होता है। लेकिन अगर वो नालायक था और अगर वो PSP करके पुलिस में नहीं जा सकता था तो कोई कानून ये इख्तियार नहीं देता, कोई अखलाकियात ये इख्तियार नहीं देती चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपने बच्चे की पुलिस ग्रुप में इंडक्शन कराने के लिए हुकूमत पर दबाव डालें। और अगर हुकूमत ये बात मानने से इनकार कर दे तो पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को आप आग लगा दें। पुलिस ग्रुप में जो लोग हैं बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो PSP हैं, कंपटीशन का एग्जाम क्लियर करके आते हैं, मेरिट पे आते हैं। किस तरह आप किसी भी जो हमारी जो एग्जेक्टिव का जो ब्रांच है उस पर आप कंप्रोमाइज़ कर लें? ये मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स ये आपके लिए जानना निहायत ज़रूरी है। जब तक आप परवेज़ मुशर्रफ का अदलिया से झगड़ा नहीं समझ सकेंगे उस वक्त तक आप सही फैसला नहीं कर सकेंगे कौन सही है और कौन गलत। अदलिया फरीक है इसमें, जिसने ये फैसला किया है वो फरीक है इस मुकदमे में। तो अगर जो फरीक है मुकदमे में वो अगर फैसला करेगा तो वो फिर उस फैसला, अगर वो फैसला कहीं से भी उसमें कोई झोल नजर आया तो उस पर बात होगी, उस पर गुफ्तगू होगी। अब ये देखें 16 मई 2006 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का इतना प्रेशर था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से उनकी राय मांगी कि जनाब ये बताइए कि पुलिस में 18वें ग्रेड में इंडक्शन करनी है, हो सकती है। 3 जून 2006 को FIA जवाब देती है। ये लेटर लगे हुए हैं बाकायदा तौर पर कि बिल्कुल इस तरह की कोई ना हमें ज़रूरत है ना हम ये चाहते हैं। अब देखें, इससे पहले 23 मई को ये एस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को कि जनाब इस तरह नहीं हो सकता, ये आपको कानून में तब्दीली करना पड़ेगी, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं कि 18 ग्रेड में PSP में हम किसी को इंडक्ट कर सकें। एंड दे सेड इट वेरी राइटली, क्योंकि पुलिस भी एक हमारा अहम एक हमारी ब्रांच है, हमारा एक इदारा है जो गलियों मोहल्लों में जो लॉ इन्फोर्समेंट है हमारी, जो हमारी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करती है। फॉर इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस उतनी ही अहम है जितनी एक्सटर्नल थ्रेट्स को निपटने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज की हमें ज़रूरत है। अब आप ये देखें, जब ये चीज़ आ गई 31 मई 2006 को एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को चीफ जस्टिस साहब अपने घर बुलाते हैं। ये रिपोर्टेड है जो मीटिंग है, एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ने लिखा आके कि मुझसे वो बार बार यही कहते रहे कि जनाब मेरे बच्चे को इंडक्ट करें। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार, राना ताहिर साहब को पता है उनका क्या नाम था, प्यार से किस नाम से बुलाते थे, टोनी। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार उर्फ टोनी, कि इनको आप पुलिस में भर्ती करें। एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ने उनको बताया कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मुलाकात है इसके खात्मे पर वो ये लिखते हैं एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी कि चीफ जस्टिस उस वक्त के जनाब इफ्तिखार चौधरी केप्ट ऑन इंसिस्टिंग, ये वो रेफरेंस है जो भेजा गया था जिसकी कभी मेरिट पर समाअत नहीं हुई। इसके अंदर मैं वो चीज़ें बयान नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो चीफ जस्टिस रहे और हमारा एक बड़ा रोमांस था कि ये अदलिया बहाली तहरीक है। एतजाज़ साहब की हम नज़में सुन, रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत होगी माँ के जैसी, तालियां बजाते हम भी उसी कारवां में शरीक थे। पता नहीं था इन चीज़ों का, इस पर तो कभी डिस्कस ही नहीं हुआ, इस पर तो कभी मेरिट पे बात ही नहीं हुई कि वो पेट्रोल पंप जो मौजूद ही नहीं है उसकी कितनी पर्चियां थी पेमेंट में। ये वो फैक्ट्स हैं जो जिन पर कभी डिस्कशन नहीं होने दिया गया। और इसी को देखें, असल मसला ये है इस मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की कोई बात नहीं है। आप मुझे पकड़ के अंदर कर सकते हैं कि मैं ये बात कह रहा हूं, मैंने ये पैसे कहां से आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिन लोगों के बारे में आप तहकीक ही नहीं कर सकते कि इन्होंने पैसे कहां से हैं। वो मुनीर मलिक साहब अदालत में कहते हैं कि जब तक सदर पाकिस्तान से ऑथराइजेशन ना हो आप तहकीक ही नहीं कर सकते कि असासे कितने हैं। होगा भाई, लेकिन ये फिर सारे तो शहरी बराबर नहीं हुए, फिर आपने तो डिस्क्रिमिनेशन कर दी है सबका। अगर किसी के पास एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं तो वो सब पर रूल अप्लाई होना चाहिए।
शख्सी एक जो बंदा है उसकी भी इंडिपेंडेंस और आज़ादी उतनी ही अहम है जितनी किसी और की। राना साहब, ये मेरिट तो कभी डिस्कस नहीं, ये वो बैकग्राउंड है जो अदलिया एक फरीक है इसमें सारे मामले में, तो वो फिर कैसे एक ये फैसला जो ISPR ने जो अपनी जो प्रेस रिलीज में जो रिएक्शन दिया है, जो सवाल उठाए हैं। जी समी साहब, देखें बात ये है भाईजान, गुजारिश ये है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर के बाद हमारी अदलिया जो है इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले दिए हैं, बड़े ज़बरदस्त जज इस वक्त भी मौजूद हैं, लेकिन जो एक तल्ख हकीकत है तारीख़ उसको में हो उसको भुलाया तो नहीं जा सकता। इफ्तिखार चौधरी साहब का जो आपने जिक्र किया समी साहब, वो इस कदर उनको जुनून था अपने बेटे को SP बनाने, प्रेसिडेंट जैसे आपने बताया सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को अपने घर पे बुला के कहा कि भाई ये काम करना है, अब अगर ये काम नहीं तो फिर उन्होंने जो कुछ शुरू किया वो भी आपके सामने। समी साहब, ये क्या मजाक है कि उस वक़्त इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब का यूनिफॉर्म में सदारती इलेक्शन लड़ना गलत था तो आपने ये इजाज़त कंडीशनल क्यों दी कि जी आप ये इलेक्शन लड़ सकते हैं? यानी उन्होंने इलेक्शन होने दिया इफ्तिखार चौधरी साहब ने। उनके पसे पर्दा क्या मकासद थे इफ्तिखार चौधरी साहब के? पसे पर्दा मकासद टोनी को SP बनाना था। समी साहब, अब वक्त आ गया है कि जी अगर देखें ये अभी परवेज़ मुशर्रफ साहब पे आर्टिकल 6 लगाया ना, इसको इसलिए बदनीति पर मबनी कहा जाता है कि एक अकेले बंदे को टारगेट किया गया और वो टारगेट पाकिस्तान की फ़ौज को किया गया। अगर ये आर्टिकल 6 लगाने में नेक नीति है तो नवाज शरीफ पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता? वो भी जनरल ज़ियाउल हक के साथी थे। जिन जज साहबान ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के पहले PCO के तहत हलफ उठाया उन पर क्यों नहीं लागू होता? जिन जज साहबान ने जस्टिस इरशाद हसन खान की सरबराही में परवेज़ मुशर्रफ साहब को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया, उनके टेक ओवर करने को जायज करार दिया, उन पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता? उस पार्लियामेंट पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने खुद बनाई इलेक्शन करा के, जिन्होंने उनके तमाम इकदामात को जायज करार दिया था? तो समी साहब, ये इम्तियाजी सलूक, ये असल बात जो आपने बात की है, निशाना है पाकिस्तान की फौज और ये गैर मुल्की ताकतें जो हैं और उनके कुछ एजेंट और आलाकार जो हैं वो गुज़श्ता कुछ अरसे से आप देखें कई सालों से पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ है। गद्दारी की बात है समी साहब, तो गद्दारी वो है जो डॉन लीक्स की सूरत में की गई, गद्दारी वो है जो मेमोगेट की सूरत में की गई। उन गद्दारों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। वो है पाकिस्तान से गद्दारी के मुर्तकिब जो यहाँ पे भारतीय खुफिया एजेंसी रहा के लोगों को अपने घरों पर बुलाते हैं। उन लोगों के खिलाफ वजीर आजम होते हुए उन का मुकदमा बनना चाहिए जो इदारों को बाईपास करते हुए मोदी को अपने घर बुलाते हैं और वहां साजिशें करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ जो कहते हैं कि वाजपेयी कारगिल के हवाले से सही कहता है, गद्दार वो नवाज शरीफ है। समी साहब, उस पर तो किसी ने नहीं कहा कि गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। ये पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब बड़े चीख रहे हैं, आधी पीपल पार्टी परवेज मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के साथ रही है। अब बात यह है कि ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जो नैरेटिव बनाने की बात है, जो परसेप्शन बनाने की बात है, आज यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब ये एक NGO है जिसने ये एक सुराग लगाया है कि जो फेक वेबसाइट्स के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो मिसिंग पर्सन का मामला है, जो ह्यूमन राइट्स के मामलात हैं और जो मिनॉरिटीज़ के हवाले से कंप्लेंट्स बना के 250 से ज़्यादा वो वेबसाइट्स हैं जिनको भारतीय एजेंसी RA जिनको स्पॉन्सर करती है, वो फेक हैं, वो उनके एड्रेसेस नहीं हैं। वो ख़बरें छापते हैं और न सिर्फ ख़बरें छापते हैं बल्कि वो डेमोन्स्ट्रेशन भी उन्होंने जनेवा में, ब्रसल्स में और अक़वाम मुत्तहिदा में, न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने मुजाहरे भी उन तंजीमों ने अरेंज कराए हैं जो कागज़ों पर हैं। ये वही NGOs हैं। पाकिस्तान के भी बहुत सहाफ़ियों को बाहर बुला के बड़े अवार्ड देती हैं, वो भी यूँ अवार्ड लेके अपनी तस्वीरें छापते हैं जो उनके बयानिए को दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर प्रमोट करते हैं। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, कश्मीर के मसले पर वो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के कुछ लोगों को ले जाके उन्होंने वो दौरा कराया और वो जो जाने वाले थे वो भी उनके साथ मिले हुए थे और वो ख़ास क्योंकि वो फंडिंग वसूल करते हैं। और माडी शर्मा नामी एक नाम सामने आया जो ये सब कुछ कर रहा है। तो एक निशाना है पाकिस्तान की फ़ौज, भारत उसमें पैसे लगा रहा है।
अमेरिकन उसमें पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि उनको यहां से बड़ी शिकायत है। पाकिस्तान, देखिए मैंने आपको यह बताया कि 2006 में 2007 में परवेज मुशर्रफ रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे ट्राइबल्स एल्डर्स से। उनका जुर्म यह था, उनके खिलाफ तहरीक इसलिए चलाई गई, उनके खिलाफ उनको रुस्वा करने की बात इसलिए की गई, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कहा था हेनरी किसिंजर ने कि हम तुम्हें एक मिसाल बना देंगे, तुम पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहते हो, और फिर भुट्टो फांसी लग गया। परवेज़ मुशर्रफ में बहुत बुराइयाँ होंगी, बहुत खराबियाँ होंगी। उन्होंने शुरू में अमेरिका का साथ भी दिया, मैं खुद क्रिटिक हूँ कि एक कॉल पर ढेर नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब एक रियलिटी को समझते हुए उन्होंने यहाँ पर ट्राइबल से लीडर से उनसे मुज़ाकरात किए, पीस एग्रीमेंट किए, अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई। डू मोर, कत्ल कर दो सबको, गोली मार दो सबको, ये एक डिमांड आती है वहां से। जो भी इस पर खड़ा हुआ उसका हशर नशर कर दिया गया, उसका सत्यानाश कर दिया गया, और उसमें हमारे ही लोग इस्तेमाल हुए हैं। ये जो सारी कहानी हम बयान कर रहे हैं, ये हमारे लोग इसमें इस्तेमाल हुए। अनफॉर्चुनेट है ये। मैं वो सारा हिस्सा हज़फ करके आपसे ये बात कर रहा हूं। आज इस वक्त पाकिस्तान की फौज निशाना है, और पाकिस्तान की जो हायर जुडिशरी है उसको सब्र से काम लेना चाहिए। उसको इस चीज़ों को समझते हुए वो फैसले करने चाहिए जो यहाँ पर इस कौम को जोड़ें, और सिंबॉलिक डिसीजन नहीं करने चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब बाहर हैं, पाकिस्तान में नहीं है। फटाफट उनको 3 दिनों में सजाए मौत सुनाना, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज का सरबराह गद्दार था, इस फौज में लोग गद्दार हैं? क्या मैसेज क्या आपने अचीव कर लिया इससे? आपने पाकिस्तान की फौज को बदनाम करना था, कर लिया। किसके एजेंडे पर हैं आप किसके एजेंडे पर हैं? यह बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, और यह सही रिएक्शन। मेरी रिजर्वेशन है, लेकिन लोगों में इस्तराब है, गुस्सा है। हम अपनी फौज, वो फौज जो हमारे लिए अपने खून का नजराना पेश करती है, हमारे वो इदारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के हैं, जो हमारे लिए अपनी जानें देते हैं, उनके बारे में हम नहीं सुन सकते कुछ। ये भारतीय प्रोपेगेंडा अगर हमारे अपने किसी के एक्शन से ट्रांसलेट होकर हमारे सामने आए तो ये दिल दुखाने का बायस बनता है। बहरहाल मुझे और राना ताहिर साहब को आने वाले दिन हैं इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे तमाम इदारों को महफूज रखे, जुडिशरी को महफूज रखे, फ़ौज को महफूज रखे, और जमहूरियत डेमोक्रेसी का मुस्तकबिल जो है वो आगे रोशन हो, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल हों। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई